नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 27 ऑफ द नवंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं हमारे जितने भी न्यूज़पेपर्स के अंदर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें जो भी एग्जाम के लायक हमारे न्यूज़ होती है, जो आगे चलकर हमारे एग्जाम में आने के लायक होती है, हम उन सब का क्या करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हमारा जो एग्जाम हो बेसिकली कैसा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यानी कि हमें सिर्फ टिक लगाने होते हैं, तो हम उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, साथ में उसके कॉन्सेप्ट को समझने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 27 ऑफ द नवंबर। आज का दिन किस नाम से मनाया जाता है? तो आज ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो कल का जो दिन था 26 ऑफ द नवंबर 2024, ठीक है, यानी कि 26 ऑफ द नवंबर, इसको हम किस नाम से मनाते हैं? तो याद रखना, आज का जितना भी पूरा आर्टिकल्स देखोगे ना, आप जितने भी न्यूज़पेपर देखोगे, सब में ये खबरें भरी पड़ी हैं। सब आर्टिकल्स में कहीं मोदी जी कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, कहीं द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं, कहीं आपके जगदीप धनखड़ जी जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली किस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो देखो, सिंपल सी बात समझना, सदियों की दास्तां के बाद हमारा जो देश था, हमारा जो इंडिया था, वो आज़ाद होता है कब? 15 ऑफ द अगस्त 1947। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस समय हमारे पास, देखो, हम नहीं चाहते थे कोई दूसरा देश आकर हमें कब्जा ले, है ना, और ना ब्रिटिशर्स कभी ये चाहते थे कि वो यहाँ से छोड़कर जाएं तो कोई दूसरा कब्जा ले। तो वो हमें जाने से पहले हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थमा कर जाना चाहते थे, या चाहते थे कि हम अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना ले, ताकि जिससे हम अपनी कंट्री को गवर्न कर सके, रूल कर सके। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, समझना। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, एक बुक है। उस बुक के अंदर आपकी कंट्री को चलाने के लिए, रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए रूल्स लिखे हुए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, डीपीएसपी में स्टेट वेलफेयर के लिए ये काम करेगा, तुम लोगों के ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे तुम्हें सिटीजनशिप मिल सकती है, भारत की ये बाउंड्री होती है, ये गवर्नर होता है, ये अटॉर्नी जनरल होता है, ये सीएजी होता है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है ना, लोकपाल ये करेगा, फाइनेंस कमीशन ये करेगा। तो बेसिकली क्या है, हमारी कंट्री को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें ब्रिटिशर्स से मिला, कब मिला? जब हमें आज़ादी मिली। कब हमें आज़ादी मिली? तो याद रखना 15 ऑफ द अगस्त 1947। तो जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की, वो किस दिन जाकर खत्म हुई? 15 अगस्त 1947, जब लॉर्ड माउंटबेटन आया, जो लास्ट वाइसराय था हमारा, जिसने हमारे इंडिया को आज़ाद किया, ठीक है, आज़ादी दी और भारत को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने सोचा कि हमें अपने लिए क्या बनाना है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमने क्या स्टार्ट कर दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, दो चार बातें समझना, क्योंकि पूरा का पूरा आर्टिकल आज किससे भरा पड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन से भरा पड़ा है। क्योंकि कल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल सिंपल सी दो चार बातें हम समझते हुए चलेंगे, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो थोड़ा सा समझना। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, सिंपल, वेरी सिंपल है ना। मैंने कहा कोई किताब है, मैंने तुमसे कहा कि चलो बच्चों कल कोई किताब बनाकर लेके आना, और मैंने कह दिया कि वो जो आपकी किताब है ना, उस किताब में बच्चों आपको चैप्टर बनाने हैं, बेसिकली उसमें चैप्टर रखने हैं 21। और मैंने कह दिया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को, या जो भी तुम बुक बना रहे हो, उसको 3 पार्ट में तोड़ देना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, साइंस, जो भी है, ठीक है। और मैंने कह दिया कि जब भी आप देखो बुक खरीदने जाते हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, आप कभी भी, मैंने तुमसे कहा कि जाओ एक ऐसी बुक ले आओ जिसमें माउंटेन्स लिखे हो, हिमालयाज लिखे हो। तो आप वहाँ बुक स्टोर पे खड़े होकर पूरा हिमालय पढ़ोगे थोड़ी ना, कि भाई इसमें हिमालय के बारे में क्या लिखा है। तुम क्या देखोगे? फर्स्ट पेज। एंड द फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है इंडेक्स। तो मतलब कि जो इंडेक्स होता है हमारा, वो क्या दिखाता है? उसमें लिखा रहता है कि अंदर क्या लिखी है बातें, है ना। तो समझना, मैंने तुमसे कहा एक तुम बना लेना इंडेक्स, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आपने बुक्स में देखा होगा कि हर पेज के ऊपर कहीं ना कहीं स्टार लगा रहता है, और उस स्टार के नीचे लिखा रहता है दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द लास्ट पेज ऑफ द बुक, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज द मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, जो मिस कर दी गई थी राइटर्स के द्वारा जब वो बुक लिख रहे थे, बुक छाप रहे थे। तो यहाँ पर लास्ट में तुम क्या कर देते हो? मिसलेनियस इंफॉर्मेशन लिख देते हो, खत्म, बन गई बुक। अब इसको कंपेयर करो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से, जिससे तुम देश को चलाते हो। तो जहां चैप्टर्स मैंने लिखे हैं वहां पर क्या आ जाते हैं?
आर्टिकल्स आ जाते हैं। ओरिजिनली कितने हैं? 395 आर्टिकल्स है। वन ऑफ द बिगेस्ट या सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अच्छा, जहां मैंने पार्ट लिखा था, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में कितने पार्ट हो गए? तो 22 पार्ट हो गए, आज 25 हो गए, वो बाद की बातें हैं। अच्छा, मैंने कहा था इंडेक्स होना चाहिए, तो इंडेक्स की जगह क्या हो गया? प्रीएम्बल हो गया। इसी के ऊपर तो पूरे पैसे छपे हैं आज के दिन अखबार में। प्रीएम्बल यानी कि जो समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो भारत के बाहर से कोई आया, समझ में आ रही है ना बात? मान लो भारत के बाहर से कोई आया, तो ये थोड़ी ना देखेगा कि पूरा 395 आर्टिकल्स पढ़ेगा। वो क्या देखेगा? भारत को क्या मिला है। तो हमारी जो समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहाँ है? प्रीएम्बल की तरह, सिंपल। और लास्ट में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भूल गए थे, असेंबली के जो लोग भूल गए थे, उन लोगों ने उन चीज़ों को कहाँ डाल दिया? शेड्यूल्स में डाल दिया। तो बेसिकली हमारे पास शेड्यूल्स कितने हैं? तो पहले 8 थे, अब 12 हैं आज के दिन। और ऐसे करके तुम्हारा क्या तैयार हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन की बुक तैयार हो गई। और ये क्या है? तुम्हारा संविधान नाम की किताब है, और इसी से तुम्हारा देश चलता है। बात समझ में आ रही है? और ये जिस दिन बनकर तैयार हुआ, जिस दिन ये पार्शियली इनेक्ट हुआ, वो दिन कौन सा था? 26 ऑफ द नवंबर 1949। लेकिन यहां से एक मिस्ट्री आती है कि भाई जब ये इनेक्ट हो गया, तो हमने इसको इस दिन पार्शियली क्यों इनेक्ट किया? हमने इसको कंप्लीटली इनेक्ट क्यों नहीं किया? इसका रीजन ये था समझना कि हमने 26 ऑफ द जनवरी 1930 को क्या किया था, जब हमारा यहाँ पर लाहौर सेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर सेशन जब हुआ था, कहाँ पर? लाहौर में। कब हुआ था? 1930 में। बेसिकली 1929 से 1930 के दिसंबर टू दिसंबर चलते हैं सेशन, याद रखना, कांग्रेस के। क्योंकि कांग्रेस की फॉर्मेशन 28 ऑफ द दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो हुआ क्या था कि हमेशा दिसंबर टू दिसंबर चलता है। आज के दिन कौन है कांग्रेस के प्रेसिडेंट? तो याद रखना, मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले कौन थे? सबसे पहले WC बैनर्जी, व्योमकेश चंद्र बैनर्जी। तो हुआ क्या कि कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था, जो कि 1930 में हुआ था, कहां पर? लाहौर में, रावी नदी के किनारे पर, उसके अंदर पहली बार, ठीक है। अच्छा, उसका प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हुआ क्या था उसके अंदर? बेसिकली पंडित नेहरू ने इंडिया को क्या कर दिया था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। हमने पूर्ण स्वराज अपना लिया। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वराज, एक होता है पूर्ण स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है कि मेरा देश, मेरा रूल, मालिक तुम हो। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मतलब है देश भी मेरा, रूल भी मेरे, मालिक भी मैं हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, सॉवरेन जिसको कहा जाता है। तो हमने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लिया। लेकिन हमको अंग्रेजों के सामने मान नहीं सकते, तो हम रात को छुपकर झंडा फहराते थे और रात को सेलिब्रेट करते थे आज़ाद है। क्योंकि अगर हम दिन में करेंगे अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेज हमें फहरा देंगे, हमें लहरा देंगे, तो हम ऐसा चाहते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते है ना, आपके जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, डू और डाई, ये सब हुआ, और होते 1947 में आज़ादी मिल गई। जैसे तैसे हमने पढ़ रखा है हिस्ट्री के अंदर पूरी कहानियां। और जैसे आज़ादी मिल गई, अब क्या हुआ? हम इंडिपेंडेंट हो गए 15 अगस्त। लेकिन हम किस दिन को इंडिपेंडेंस डे बनाते थे? 26 जनवरी। लेकिन हमारी इंडिपेंडेंस डे किस दिन चला गया? 15 अगस्त। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन इनेक्ट करेंगे? 26 ऑफ द जनवरी को। तो हमारा पार्शियली इनेक्ट होता है 26 नवंबर 1949, और इस दिन हमने 15 + 1 याद रखना 16 आर्टिकल्स को टोटल इनेक्ट किया था। बाकी के पूरे आर्टिकल्स यानी 395 आर्टिकल्स वर इनेक्टेड फ्रॉम द 26 ऑफ द जैन 1950। एंड उस दिन को हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि उस दिन हम क्या हो गए थे? रिपब्लिक। और एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में दे रखा है, जिसमें रिपब्लिक हो तो गए हैं, लेकिन रिपब्लिक तरीके से रहते नहीं है, ऐसा कुछ भी उसमें लिखा हुआ है। तो मैं सिंपल समझा देता हूं, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि वो देश जिसका हेड ऑफ द नेशन इज सेलेक्टेड या इलेक्टेड बाय द इलेक्शंस, नॉट बाय द हेरिडेटरी सिस्टम। जैसे ब्रिटेन की जो किंग होता है, जो महारानी होती है, वो हेड होती है, हेड ऑफ द नेशन, वो हमेशा हेरिडेटरी चलता है, महारानी देन महारानी देन महारानी, महारानी नहीं है तो महाराज, ऐसे चलता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या द्रौपदी मुर्मू रामनाथ कोविंद की कोई रिश्तेदार है? नहीं है, हमने उसको अलग से इलेक्ट किया। तो हमारा जो हेड ऑफ द नेशन है विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्शंस। समझ गए? और सबके इलेक्शन याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। समझ गए? तो इस दिन क्या हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ। समझ गए? अच्छा, ये सब हुआ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने की थी? मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले डिमांड किसने की होती है? तो याद रखना, ऑफिशियल डिमांड करने वाला कौन था? एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934।
ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने कब डिमांड की, तो कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1935, और अभी तक ब्रिटिशर्स हमें नहीं दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 1939 में क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिशर्स को हमसे क्या चाहिए, आर्मी, हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। उनको हमसे आर्मी चाहिए थी। लेकिन इस बार गांधी जी ये नहीं कहेंगे कि आर्मी ले लो, क्योंकि 1914 के जब गांधी जी आए थे भारत 15 में 9 जनवरी 1915, उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था और गांधी जी ने इस बात से कहा कि जाओ आर्मी में शामिल हो जाओ। क्यों, क्योंकि उसमें गांधी को कोई नहीं जानता था। फिर उसी के बाद गांधी को केसर हिंद मिल गया, धीरे धीरे इज्जत बढ़ती गई। ठीक है, लास्ट में आते आते अब क्या हो गया, उनको चाहिए आर्मी, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं दे रहे थे तो हमने आर्मी नहीं दी। तो उन्होंने हमें एक प्रपोजल भेजा, कौन सा, अगस्त प्रपोजल, 8 अगस्त 1940। और जब वो प्रपोजल हमने रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने फिर एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। 3 पीपल थे उसमें, AB अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, और कौन था उसमें, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। इसका हेड कौन था, स्टीफर्ड क्रिप्स। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, क्रिप्स मिशन 1942। बट वी रिजेक्टेड इट, वी मींस गांधी एंड कांग्रेस रिजेक्टेड इट। गांधी ने कहा ये कैसा, एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी डेट जा चुकी है। गांधी ने कहा एक ऐसी ट्रेन है जिसका इंजन ही नहीं है, ट्रेन विदाउट इंजन। मतलब हमें क्या दो, कॉन्स्टिट्यूशन, देन हम तुम्हें आर्मी देंगे। लेकिन गांधी को लगा ये बार बार गोलियां देते हैं, तो गांधी जी ने क्या किया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। उसमें डू और डाई के नारे दिए गए। जिंदगी में गांधी ने पहली बार क्या किया, नॉन वायलेंस वाला मूवमेंट किया, कि उसने कहा डू और डाई, करो या मरो। इसको देखते हुए अंग्रेजों ने गांधी को अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन भी लॉन्च किया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना उस ऑपरेशन का नाम क्या था। अगर तुम लोगों ने क्लास में मुझसे पढ़ा है तो मैंने तुम्हें जरूर लिखवाया होगा, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, हिंसा होने लगी, वायलेंस होने लगी। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आजाद कब करके चले गए, 1947। और हमने पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बैठक बनाई वो कब बनाई, 9 दिसंबर 1946, 2 11 दिसंबर, 3 13 दिसंबर, याद रखना। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने लोग थे, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल कितने लोग थे उस समय, तो याद रखना सिंपल सा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल 389 पीपल थे, ठीक है, 389 पीपल थे। टोटल वुमेन्स कितनी थी, तो याद रखना टोटल वुमेन थी 15, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946। दूसरी मीटिंग कब हुई थी, तो सिंपल याद रखना 11 दिसंबर 1946। और तीसरी मीटिंग कब हुई थी, याद रखना, थर्ड मीटिंग कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रेजेंट किया गया था, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे चल के हमारा क्या बना, प्रीएम्बल बना, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें याद रखना प्रीएम्बल के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो प्रेजेंट किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है वीडियो देखने का, क्यों तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम निकालना है। तो कहा गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, तो उसमें लिखा। देन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया तो उस समय हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल बना दिया, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट किस दिन हुआ था, याद रखना, ये एक्सेप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947, 1947, क्योंकि शुरू में किसने बॉयकॉट कर रखा था, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर रखा था, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें याद रखना। कितने दिन में बनकर बना था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे उसको बनने में, ठीक है। लगभग 63,97,325 यानी कि लगभग 64 लाख रुपए उसमें खर्च हुए थे, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 7 आदमी थे उसके अंदर, सिंपल सा 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। लास्ट दिन जब साइन किए गए थे तो 284 लोगों ने साइन किए थे, एक ने साइन नहीं किए थे, वो कौन था, हसरत मोहानी। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी हो किसने हाथों से लिखी थी, तो सिंपल याद रखना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। हर पेज के ऊपर प्रेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2-4 बेसिक सी बातें हैं। अल्टीमेटली हम क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हो गया। मैं पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट बेसिक सी बातें, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, आई थिंक इतना इनफ रहेगा, ठीक है। बाकी हम क्लासों में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो किसको कहा जाता है हमारा, अच्छा किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और याद रखना इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहते हैं, मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि मनु कौन था, मनुस्मृति एक बुक थी जिससे हमारे पुराने टाइम पर हिंदू जो हमारा जो धर्म था उसमें सोसाइटी चलती थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब लिखा होता था, ठीक है। अब हुआ क्या, मॉडर्न इंडिया में किससे चलता है देश हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन से। और किसने लिखा, बी आर अम्बेडकर ने। उस समय किसने लिखी थी मनुस्मृति, मनु ने। तो
तो मॉडर्न मनु किसे कह दिया? भीमराव अंबेडकर को, सिंपल सा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। किस कमेटी के हेड थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। कब बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी? याद रखना, उसमें 7 लोग थे। बनी कब थी वो? तो 29 ऑफ द आपका अगस्त 1947 को बनी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 21 फरवरी 1948 1948 को रिपोर्ट दी होती है, ठीक है। क्या हमारी प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? तो सिंपल याद रखना, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है। कितनी बार हुआ है? आज तक 1 बार हुआ है। और उसमें कौन कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो सिंपल याद रखना, सोशलिस्ट एंड द सेक्युलर। इसके अंदर वही बात की गई है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए अडॉप्ट किए हुए कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। और इसके दौरान हमारे जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन सब ने इसके ऊपर क्या किया? इसको सेलिब्रेट किया, सिंपल सा, ठीक है। तो क्या हमारी प्रीएम्बल में चेंजमेंट हो सकता है? तो याद रखना हो सकता है। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। तो देखो है क्या, बेसिकली समझना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देखो इसमें वही है, सोशलिज्म सेकुलरिज्म, उसको कंपेयर किया गया है ना। मैं सिंपल सा आपको 2 बातें और समझा देता हूं ताकि ये पूरा आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा? खत्म। देखो, जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हर कोई पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना पढ़ेगा, तो एक इंडेक्स होना चाहिए। तो समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में डाल दिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है क्या? तो बिल्कुल अमेंड हो सकता है, लेकिन याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन में आप उस चीज को अमेंड नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर, और आज तक ये डिफाइंड नहीं व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। बस सिंपल सा आप लोगों के राइट नहीं वोलेट होने चाहिए, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हर बार कोई डेफिनेशन नहीं है फिक्स। तो याद रखना, सबसे पहले तो जो पहला केस हुआ था बेरुवारी, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो आपकी प्रीएम्बल है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कह दिया था कि प्रीएम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। देन 1973 में कहा अच्छा पार्ट है। देन 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में कहा इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मानना पड़ेगा कि वो तुम्हारा क्या है? इंटीग्रल पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है। समझ में आ रही है? अब क्या हुआ कि ये जो हमारा प्रीएम्बल था उसमें मैंने कहा कितनी बार चेंजमेंट हुआ है। तो देखो यहां पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के ऊपर कल कुछ कहा है, और क्या कहा है उसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा इसमें है क्या। तो इसमें बेसिकली मैंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। तो मैंने कहा अगर कोई भारत के बाहर से आएगा, समझने की कोशिश करना, तो वो इसको पूरे को पढ़ेगा, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताता है? समरी है बेसिकली। जैसे देखो इसमें इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है 5352। 5 इसमें क्या लिखे हुए हैं? मेरे नेचर। जैसे मान लो आप किसी फैकल्टी से पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हो, किसी दोस्त से मिलते हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? उसका नेचर, कि भाई अच्छा है, बुरा है, खड़ूस है, हंसी मजाक करने वाला है, पीटने वाला है, डंडों से मारता है, कुछ नहीं कहता है। तो नेचर ही तो देखते हो ना पहले कि आदमी किस टाइप का है। तो 5 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी प्रीएम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर लिखे हुए हैं। जैसे पहला है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। याद रखना सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए थे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें चेंजमेंट हुए थे, ठीक है। इसमें एक वर्ड और जोड़ा गया था, कौन सा? इंटीग्रेटिव, इसके साथ जोड़ा गया था जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। 3 वर्ड जोड़े। तो मैंने कहा चेंजमेंट हो सकता है। किस आर्टिकल के अंडर होगा? तो आर्टिकल 368 के अंडर चेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। यानी कि या तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, या फिर इसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट की क्या चाहिएगी? तुम्हें परमिशन चाहिएगी, हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 1, 2, 3 में चेंज करना हो तो नॉर्मल मेजोरिटी से हो जाता है, हमने पढ़ा है कई बार। अब मैंने कहा 5 क्या है? मेरे नेचर। सोवरेन मतलब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। कल को अमेरिका यूनियन कहते हैं कि भारत पे बस 20 लाख का फाइन लगा दिया, 2 करोड़ का फाइन, तो मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं क्या हूं? सोवरेन हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, ठीक है। आज भी कुछ देश है जो डोमिनियन स्टेटस है किसके? ब्रिटेन के, तो हम उसमें नहीं आते हैं। सिंपल सोशलिस्ट, यानी कि मैक्सिमम चीजों की ओनरशिप किसके पास रहेगी? सरकार के पास। तो पहले हम सोशलिस्ट थे, ठीक है। बाद में हम जब 1990s में हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो हम किसकी तरफ बढ़ गए? हम बढ़ गए कैपिटलिज्म की तरफ। आज हम बीच में है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। आज आपने देखा होगा, पहले अपने दादा से पूछना, अपने पापा से पूछना कि कभी प्राइवेट स्कूल में कोचिंग किए थे? नहीं किए थे, होती नहीं थी, सब प्राइवेट, सब सरकारी था। तो हम सोशलिस्ट थे। फिर क्या हुआ? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया 1991, LPG रिफॉर्म्स लाने पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तब हमने क्या किया? धीरे धीरे इसके अंदर हम किसकी तरफ बढ़ गए? कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गए। और जब हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गए तो अल्टीमेटली क्या, उसके साथ हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गए। हमने 2 चीजें छोड़ी, एटॉमिक पावर, और हमने क्या छोड़ा उसके अंदर? इंडियन रेलवे। उसको नहीं करेंगे, बाकी सबको कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ? आज तुम देखोगे भारत क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर मैं गरीब हूं तो मेरे लिए SMS है, मैं अमीर हूं तो मेरे लिए दुर्लभ जी है, मैं किसी में इलाज करा सकता हूं।
लेकिन अमेरिका कैसा है, कैपिटलिस्ट। वहां पे अगर तुम गरीब है मर जाओ फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कमाओ और खाओ और अपना इलाज कराओ। लेकिन भारत बीच में है। तो सरकार क्या बनाना चाहती है, इसको सोशलिस्ट से हटाकर कैपिटलिस्ट बनाना चाहती है। दैट्स वाई लास्ट ईयर जो प्रीएम्बल बांटी गई थी G20 में लोगों को, जो मेंबर्स को, उसमें सरकार ने क्या किया था, सोशलिस्ट और सेकुलर को हटा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा इस डिसीजन में, जो मैंने अभी न्यूज को डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भाई तुम, हाँ ये बात सही है कि बाद में जोड़े गए थे, पहले नहीं थे ना, बाद में जोड़े गए थे, लेकिन ये इतना ज्यादा इनका लेवल पहुंच चुका है कि ये लोगों की नीड बन चुकी है कि सोशलिज्म होना चाहिए, आप इसको नहीं हटा सकते। ये किसने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये पॉइंट ये निकल के आया यहां से, समझ गए ना क्या डेफिनेशन होती है। दूसरा कौन सा है, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी ऐसा बंदा जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, मतलब उसके लिए सभी रिलीजन बराबर है। अब मैं कहता फिरूं कि सभी रिलीजन बराबर है ना, सब धर्म के भाई भाई हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं आपस में बात कर रहा हूं तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल बंदा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, मान लीजिए जिसका संविधान में आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, ठीक है, वो बंदा कह दे कि नहीं नहीं हम एक ही धर्म को प्रमोट करेंगे, तो देश में क्या हो जाएंगे, दंगे। तो याद रखना इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि कोई भी बंदा क्या नहीं करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, यानी इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी धर्म बराबर है, समझ गए, ठीक है। तो सरकार इसको भी हटाना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया नहीं, हटाना नहीं है। और अगर मान लो हटाना भी चाहे तो कितनी मेजोरिटी चाहिए, या तो स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी, या फिर 2/3 के साथ उसको हाफ स्टेज की परमिशन भी चाहिए होगी। तो इसमें 2/3 चाहिए, तो अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी दिन के लिए पोस्ट हो गया, समझ गए, सिंपल सा याद रखना। अगला क्या है, डेमोक्रेटिक। जानते हो डेमोक्रेटिक क्या होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ये सब। अच्छा ये सब इतना पढ़ रहे हो, हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती देखो, पहली लाइन पढ़ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है, हैविंग सोलेमली डिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, मतलब हम भारत के लोग भारत को ऐसा बनाते हैं। तो एक्चुअल में संविधान किसने लिखा है, तो याद रखना, अगर एक लाइन में कोई पूछे तो हमने लिखा है बाय द पीपल, हमने लिखा है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लिखा हुआ क्या है हमारा संविधान। बिल्कुल बारीकी से इनके आंसर्स को देना होता है, समझ गए, कुछ भी पूछ लेता है वो कॉन्सेप्चुअल, समझ गए। अब देखो रिपब्लिक मैंने समझा दिया, हेड ऑफ द नेशन इलेक्टेड होगा। तो ये हमारे 5 क्या है, नेचर। 3 हमारी क्या है, जस्टिस, हमारे यहाँ सोशल जस्टिस मिलेगा, इकोनॉमिकल जस्टिस मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। एंड 3 जस्टिस जो है ये सारे के सारे आर्टिकल नंबर 38 में भी लिखे हुए हैं, जो कि किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट जब भी कोई प्रिंसिपल बनाएगा तो इन पॉलिसी को बनाएगा, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा, ठीक है। लिबर्टी, कितने टाइप की लिबर्टी मिली हुई है, 5, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जिसके बारे में चाहो थॉट, एक्सप्रेशन सब कर सकते हो, आजादी है तुम्हारी। आर्टिकल 19 में अलग है कुछ, ठीक है। इक्वालिटी, किस बात की इक्वालिटी है, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है तुम्हारे पास। फ्रेटर्निटी यानी तुम भाईचारा बढ़ाओगे, ठीक है। और लास्ट में डेट लिखी हुई है किस दिन, 26 नवंबर, 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो ये 2-4 बातें याद रखना, 5, 3, 5, 2 समझ गए ना, 5 नेचर है, 3 जस्टिस है, 5 लिबर्टी है और 2 तुम्हारी क्या है, इक्वालिटी है, ठीक है। और ये हमारी क्या बन गई, प्रीएम्बल। तो क्या चेंज हो सकता है, लेकिन क्या नहीं अल्टर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर। तो जब ये वाला पार्टिकल पढ़ोगे तो यहां से आपको 2-4 बातें और समझ में आ जाएंगी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, क्यों इसको हटाना चाहिए, क्यों इसको ऐड किया गया था। तो मैंने सारी बातें आपको डिटेल में समझा दी हैं, ठीक है। बाकी आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने वहां से पढ़ लिया होगा, ठीक है। हम ज्यादा पॉलिटी में नहीं जा रहे हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट फॉर्मर तमिलनाडु आईजी इन द सेक्सुअल हरेसमेंट केस। जो तमिलनाडु के जो आईजी हैं उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस लग गया। अब कहोगे सर ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है, सिंपल याद रखना, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल के एक जो गवर्नर है हमारे, उनके ऊपर भी सेक्सुअल हरेसमेंट का केस चला था। लेकिन याद रखो उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का केस रजिस्टर ही नहीं हुआ। तो आपने एक बात देखी होगी, जब पावर आती है ना इंसान के पास तो करप्शन आता है। जब पावर आती है ना तो बदतमीजियां आती है इंसान के अंदर। आपके पास कल को पैसा आ जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, 50 करोड़ रुपए मिल जाए, आप बदतमीज हो जाओगे, आपको बात करने का तरीका बिगड़ जाए। कोई होगा बिरला, जो 1-2 आदमी होंगे जो बिल्कुल विनम्रता से रहते होंगे ना, बाकी सब तो ऐसे हो जाते हैं। कल को तुम IAS IPS बन गए, तुम कांस्टेबल भी बन गए, तो तुम किसी को नहीं बख्शोगे। कोई साइकिल पे जा रहा है और तुम बाइक पे, तो साइकिल वालों को मारोगे। तुम कार ले लोगे तो बाइक वाले को गाली दोगे, यही तो होता है। तुमने सुपर कार ले ली तो कोई गरीब सी गाड़ी जा रही होगी उसको गाली दोगे। बात समझ में आ रही है। तो पावर के साथ करप्शन आता है। तो कहा गया कि जो लीडर्स हैं, जो IAS IPS ऑफिसर, इनका क्या, ये तो कुछ भी करेंगे। तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा रहा था ना, तुम्हारा पेपर पूरा उसी पे बेस होता है।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल इम्यूनिटी सिर्फ दो लोगों को मिली हुई, ध्यान रखना। और वो दो लोग कौन कौन से हैं? एक तो तुम्हारा प्रेसिडेंट होता है और एक तुम्हारा कौन होता है? गवर्नर। इन दो लोगों को लीगल इम्यूनिटी होती है। और इसका आर्टिकल कौन सा याद रखना? आर्टिकल 361 इस बात की गारंटी देता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को आप ना तो अरेस्ट कर सकते हो, ना उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर हो सकता है जब तक वो पोस्ट पर हो। देखो दो केस होते हैं, या तो होगा क्रिमिनल केस, ठीक है, या फिर कौन सा होगा? सिविल केस। तो साफ साफ लिखा है कि क्रिमिनल केस तो रजिस्टर ही नहीं हो सकता, और सिविल केस करने से पहले आपको 2 महीने पहले उसको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मैं तुम पे केस करने वाला हूं। कब तक? जब तक वो पोस्ट पे, क्योंकि ये हेड ऑफ द नेशन है, ये हेड ऑफ द स्टेट है, ये देश का राजा है, ये राज्य का राजा है, समझ गए? तो इनके ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई कांस्टेबल, पुलिस वाला, आईजी वाईजी करता है तो उनको जेल में डाला जा सकता है, समझ गए? तो बस एक आर्टिकल याद रखना, कौन सा? 361, ठीक है। देखो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्रसार भारतीज ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स विल प्रोवाइड क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट। देखो आपने देखा होगा कि आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या हो रहा है? जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम है ना, आपके जितने भी चलते हैं, इन सब में आजकल ऐसा कंटेंट डालने लग गया ना कि उसके अंदर आप विद फैमिली देख ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़े से मॉरल फैमिली से आते हो तो आप नहीं देख सकते हो ना, बाकी तो अश्लीलता की कोई हद नहीं होती है। तो एक्चुअल में कहा गया कि जो ग्राउंड से रूटेड लोग हैं वो नहीं देख पाते बेचारे, तो कहा गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल पारिवारिक या फैमिली एंटरटेनमेंट की चीज़ हो। जैसे पहले की कॉमेडीज बनती थी, है ना, जॉनी लीवर साहब की कॉमेडी देखना, है ना, उसमें डीडी न्यूज़ पर ये सब आता था, वो पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखती थी। शाम को अगर कोई हॉरर मूवी भी आ गई तो पूरी फैमिली एक साथ देख सकती थी। लेकिन आज के ज़माने में तुम सब बड़े बच्चे हो, तुमने देखा होगा हॉरर मूवीज तुम अकेले भी नहीं देख सकते, फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते, समझ गए? तो कहा गया एक ऐसा होना चाहिए जिसमें फैमिली के साथ देखा जा सके। तो हमारी जो प्रसार भारती है, याद रखना प्रसार भारती क्या है हमारी, ये बेसिकली किसके साथ मिलकर? तो प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? ओटीटी का वेव्स, जिसका नाम क्या है? फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर, ठीक है। इसकी टैगलाइन याद रखना, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। कितनी लैंग्वेज में है? 12 लैंग्वेज में। जैसे राम लल्ला के लाइव दर्शन चलते रहेंगे इसमें, मन की बात जो होती है मोदी जी की वो चलती रहेगी इसमें, ठीक है। लगभग 65 चैनल इस पे लाइव आते रहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर ओटीटी मूवीज वगैरह भी वो सब होंगी जो आप विद फैमिली देख सकते हो, ठीक है। प्रसार भारती को क्या कहा जाता है? नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बना कब था? 23 नवंबर 1997 में बना था। सिंपल याद रखना, ठीक है। और ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसका कोई आर्टिकल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका आर्टिकल होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिसका आर्टिकल नहीं होता है, समझ गए? तो सिंपल सा याद रखना, 23 नवंबर 1997। जैसे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, इन सबको ये ऑपरेट करता है, ठीक है। चलो मुझे कमेंट करके बताना कौन सा ऐसा पहला स्टेट था जिसने अपना खुद का स्टेट का ओटीटी लॉन्च किया था पहला, ठीक है। क्या मेघालय था? क्या केरला था? क्या उसका नाम हेलो मेघालय ओटीटी था? क्या था? मुझे कमेंट करके बताना अगर तुम पढ़ रहे हो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लेट्स सी कौन बता पाता है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। फ्री बीज एंड पेंडेमिक टाइम फ्री राशंस नॉट द सेम। देखो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 हु इज द सीजीआई ऑफ इंडिया, मुझे कमेंट करके बताना, अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। हुआ क्या देखो, आप सबकी जुबान पर डीवाई चंद्रचूड़ जी का नाम चढ़ा हुआ होगा, वो बदल लो अब, ठीक है। हुआ क्या देखो, आपने देखा होगा दिल्ली, बहुत सारे स्टेट है जिसके अंदर फ्री बीज है ना, फ्री की रेवड़ियां जिसको कहते हैं बांटी जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कोरोना के समय, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है ना, समझना, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, इसका केस चल रहा है 1.5-2 साल से, अभी डिसीजन आएगा उसके ऊपर मजे आएंगे क्या चेंज होता है, बस समझ लो है क्या। कहा गया कि जो कोरोना के टाइम पर जो चीजें दी गई थी वो फ्री बीज नहीं है, वो लोगों की एसेंशियल चीजें थी, खाने पीने की चाहिए थी उनको, तो सरकार ने फ्री दी। लेकिन अगर तुम वोट पाने के लिए, इंस्टेंट अपना बेनिफिट पाने के लिए अगर तुम किसी को ऐसे ऑफर देते हो जैसे बिजली फ्री, तो देखो बिजली फ्री का मतलब ये नहीं है, एक तो तुम कह दो कि पूरे शहर की बिजली फ्री है भाई, जो भी जयपुर में रह रहा है, राजस्थान में रह रहा है, ठीक है, कल को कह दे भजन लाल जी, तो कोई अमीर आदमी भी है, ठीक है, खूब करोड़ों पैसे हैं, वो भी फ्री मजे ले रहा है, कोई गरीब आदमी भी है मेरी तरह जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली उसको तो मिलना चाहिए था लेकिन उसको तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है लेकिन उसके चक्कर में किसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। तो बिजली बनाने में पैसे भी तो लगते हैं, देखो सरकार तुम पे खर्च करती है, फ्री खर्च करती है, ठीक है, लेकिन सरकार कोई जेब से पैसा थोड़ी ना बनाती है, कहीं खर्च करती है तो कहीं से निकालती है, तो तुम्हारा ही टैक्स बढ़ता है, तुम्हारी चीजें बढ़ती है, तुम्हारे रेट बढ़ते हैं और तुम्हारे से निकाल कर खर्च कर दिया जाता है। तो कहा गया कि इससे टैक्स जो बढ़ता है ना, स्टेट पे बर्डन पड़ता है, तो वो लोग जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ तो बुरा हो रहा है।
तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस ये चल रहा है कि फ्री बीज और जो तुम्हारा पैंडेमिक के जो फ्री राशन है, इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम्हें। अब जैसे मान लो किसी स्टेट में, जैसे एक बहुत पुराना केस है ना, 1980s के अंदर कोई साउथ इंडिया का एक बंदा था, उसने कह दिया था कि अगर मैं जीता तो मैं सबको सोने की चेन बांट दूंगा। अब केस चला गया उसका कोर्ट में, उससे पूछा गया भाई क्यों बांट देगा, तो उसने कहा कि मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ, मैं इसमें वोट थोड़ी नहीं खींचना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्या है पब्लिक वेलफेयर, उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो महिलाएं हैं उनको क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, वो क्या करेंगी, सोने चांदी का गहने बना लेंगी, सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, उनका पैसा बढ़ेगा उनके पास। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो क्या कर रहा है, लालच दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि मुझे इलेक्शन में जिता दो, मैं लैपटॉप दे दूंगा, मैं स्कूटी दे दूंगा, मैं साइकिल दे दूंगा, पहले होता था जैसे ना, आजकल मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये क्या है, फ्रीबीज है या वेलफेयर के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करो। जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो, है ना, समझने वाली बातें हैं। जैसे दिल्ली में बस फ्री है सेवा, है ना, सभी वुमेन के लिए। तो हो सकता है कि बहुत सारी वुमेन तो अमीर हों, उनको तो मजे हो रखे हैं, पैसा भी है, बच जाता है, और बहुत सारे गरीब भी हों जो बेचारी अफोर्ड ही नहीं कर पाती, उनकी सैलरी 5,000 रुपये है और कहीं दूर जाकर जॉब करनी पड़ती है। अगर मान लो बस फ्री नहीं है तो 2,000-1,500 रुपये तो उसी में चला गया। तो सोचो कितना परसेंटेज चला गया। तो उस गरीब महिला के लिए तो अच्छा है ना कि भाई उसको फ्री सेवा मिल रही है। तो कहा गया स्टेट से कि पहले एक डिफरेंस, एक लाइन क्रिएट करो, व्हाट इज फ्रीबीज एंड व्हाट इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। समझ गए। और ये केस काफी पेंडिंग चल रहा है, तो इसको हम दोबारा आएगा तो पढ़ लेंगे। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, 5 जुलाई 2013 में इनेक्ट हुआ था, और ये लाया गया था 75% रूरल पॉपुलेशन को बेनिफिट दे और 50% अर्बन पॉपुलेशन को। आपने देखा होगा बीजेपी से पहले इसमें क्या होता था, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 1 रुपए किलो चावल मिलते थे, 5 रुपए किलो दाल मिलती थी, ये सब था। मतलब बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर सबको मिल जाए। बाद में इन्होंने इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया, और जब पेंडेमिक आया बीच में और इसको बढ़ा के क्या कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। और अभी जब इलेक्शन था तो इलेक्शन में इन्होंने कह दिया 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा। और इवन बड़े बड़े जो नेता थे वो ये कहते भी पाए गए कि अगर हमारी सरकार चली गई तो तुम्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा, तो अगर 2029 तक फ्री राशन चाहते हो तो हमें जितवा दो। तो एक तरफ तो ये क्या कर रहे हैं, फ्री राशन दे के गरीबों का भला कर रहे हैं, एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, अपना बेनिफिट उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई पहले एक लाइन क्रिएट करो, क्या सुने इसमें, फ्रीबीज भी लगता है वो भी लगता है। समझ गए। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल बेस है, ठीक है। बाकी आगे जो होगा हम देख लेंगे इसमें। नेक्स्ट कौन सा है, मिल्क मीट एग प्रोडक्शन इंक्रीज इन 2023-24 सेंटर। अभी हमारे यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, मिल्क प्रोडक्शन वो बढ़ा है 3.78%। और सबसे ज्यादा दूध कहाँ पर होता है, तो सिंपल याद रखना, यूपी में, देन राजस्थान में, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र। ठीक है, सिंपल परसेंटेज याद रखना। मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पे है, ठीक है, और एग प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पे है दुनिया के अंदर। बेसिक सा डाटा याद रखना, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री होगी, तो एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, और एक होता है एग्रीकल्चर। किसकी जिम्मेदारी है कि दोनों को प्रमोट किया जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसके पास है, तो याद रखना आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी। जैसे मान लो किसी ने जमीन में कुछ उगाया ना, बारिश आ गई, ओले पड़ गए ना, फसल खराब हो गई, और सरकार उसको पैसे ना दे, मुआवजा ना दे, कंपनसेशन ना दे, तो अगली बार वो क्या करेगा, 10 एकड़ जमीन थी वो 1 एकड़ पे उगाएगा, अपने फैमिली का पेट भरेगा, 9 एकड़ पे उगाएगा नहीं, क्योंकि नुकसान हो जाता है। तो भूखा कौन मरेगा, देश भूखा मरेगा। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए डीपीएसपी में लिखा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। तो लोगों को मुआवजा मिलता है, पैसे मिलते हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, मान लो मेरे पास 5 भैंसे हैं, ठीक है, समझना, और उन 5 भैंसों में से 2 भैंसें मर गई और सरकार मुझे कुछ नहीं देती, कोई बेनिफिट नहीं देती है, तो मैं क्या करूंगा, 1 भैंस पालूंगा, अपने घर वालों की सेहत बनाऊंगा, अपनी सेहत बनाऊंगा, स्टेट या देश जाओ साइड में। तो इससे तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये जो तुम पढ़ रहे हो कि मिल्क इतना है तो होगा ही नहीं, क्योंकि सब अपने घर घर के लिए करेंगे, तो देश तो भूखा मर जाएगा। तो कहा गया पब्लिक वेलफेयर के लिए डीपीएसपी में क्या कहा गया, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करें। इसलिए आपने देखा होगा कि जो गाय भैंसे होती है उनका बीमा हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, उनके कान में पीला पीला पट्टा देखा होगा आप लोगों ने, है ना। कौन सा आर्टिकल है, 48, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, बिटवीन होप एंड हर्डल्स ऑन द हाई सीज। देखो हाई सीज ट्रीटी जो है कब साइन होती है, 2022, है ना। बेसिकली है क्या समझना, हाई सीज ट्रीटी एक ट्रीटी हुई थी, यूएन क्लॉज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की, है ना। देखो हुआ क्या, कब हुई थी, 1982 में। आज तक इसको कितने लोगों ने सिग्नेटरीज है, 104। रेटिफाइड कितनों ने किया, 14,
ये कब इनेक्ट होगी? ये जब इनेक्ट होगी जब इसके अंदर कम से कम 60 कंट्रीज को क्या कर दे, रेटिफाई कर दें। अब आपने सोचा होगा व्हाट इज रेटिफाइड, है ना, क्या डिफरेंस है? देखो सिग्नेटरी का मतलब मैंने साइन कर दिया, मेरा मोदी जी के साइन करके आ गए, और रेटिफाई का मतलब क्या, हमारी पार्लियामेंट भी तो एग्री करे ना उस बात से। पार्लियामेंट एग्री करेगी जब भी तो मैं सोचूंगा देश का हर आदमी ना एग्री कर रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा इलेक्टेड मेंबर कहाँ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और वो अगर साइन करेगा तभी तो मेरी तरफ से साइन होगा, एक आदमी कहने से थोड़ी ना होगा। तो साइन करने वाले कितने देश हैं? 104, रेटिफाई करने वाले 14 हैं। तो कहा गया कम से कम 60 देश अगर इसको रेटिफाई नहीं करेंगे ना तब तक ये इनेक्ट नहीं होगी। अब आप सोच रहे हो कि है क्या ये चीज? तो हाई सीज का मतलब है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ। बिल्कुल अगर मैं तुम्हें सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो बस ऐसे समझ सकते हो कि जब हम पानी के अंदर उतरते हैं, जब हम ओशियंस के अंदर उतरते हैं, तो जैसे मान लो मेरा जो बाउंड्री है ना, टेरिटोरियल जोन है, वहां से लेकर लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, टेरिटोरियल जोन होता है। 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टाजियस जोन होता है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो कहा गया कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसमें इस स्टेट का राइट है, इस कंट्री का राइट है। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये मेरा भारत है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक मेरा क्या है, मेरे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसके आगे जो ओशियन है उसको कौन देखेगा, उसमें रहने वाले मैरीन लाइफ की कौन फिक्र करेगा? तो कहा गया एक हाई सीज ट्रीटी होनी चाहिए, इसके आगे वाले रीजन को हाई सीज कह दिया गया। समझ में आ रही बात? तो उसमें रहने वाली मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, हमें ये जानना है कि ओशंस में क्या है, क्योंकि 70% अर्थ पर क्या भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है। ठीक है, क्योंकि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन किससे बने हैं, पानी से बने हुए, किससे, हाई सीज से बने हैं। तो इसके लिए क्या हुई, एक ट्रीटी हुई। तो सिंपल याद रखना, 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी बनता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशियंस कह देते हैं। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी खूब पढ़ा है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशियंस कह देते हैं। समझ गए ना? Has 168 parties and sets out the legal framework within which all activities in the oceans and the seas must be carried out। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, इसको इनेक्ट कर दिया जाए, कि इसके बीच में क्या कमियां हैं उसको इसने डिस्कस किया। काफी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। 2-4 बेसिक बातें याद रखना। An ideal way to treat India's corneal blindness problem। देखो इंडिया में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस? 1 लाख लोगों को लगभग हर साल जरूरत पड़ती है कि इसका ट्रांसप्लांट हो, लेकिन हो नहीं पाता है। हमारे यहाँ पर एक एक्ट याद रखना, THOA। व्हाट इज THOA? तो याद रखना, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट कब आया था? 1994 में आया था, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर आपको किसी को ट्रांसप्लांटेशन करना है तो पहले उससे परमिशन लेनी होगी, या किसी की डेथ हो गई तो उसके घर वालों की परमिशन लेनी होगी, तब आप उसके ऑर्गन को डोनेट कर सकते हो बेसिकली। तो आंखों का जो कॉर्निया होता है वो तो इजीली निकाला जा सकता है। तो कहा गया कि जो बहुत सारे लोग हैं, जो लगभग 1.2 मिलियन लोग जो भारत में अंधे हैं, इस बात से अंधे हो गए जिनका कॉर्निया खराब हो गया, तो लोग मरते भी बहुत है, डेली लोग मरते हैं। तो कहा गया कि क्यों ना कुछ ऐसा रूल्स बनाए जाएं कि उन लोगों की आंखों से कॉर्निया निकाल लिया जाए और जिनको जरूरत उनको दे दिया जाए, तो सभी लोगों को देखने का जो बेनिफिट वो मिल जाएगा, उनकी ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है जो इसमें आ रही है, तो उसको ठीक किया जाए। समझ गए? तो कौन सा एक्ट है? THOA 1994, ठीक है। थोड़ा सा मैट्रिक्स को समझ गए होंगे आप, ठीक है। जैसे होता क्या है, आपकी आंख कुछ ऐसी हो जाती है, कॉर्निया खराब हो जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, कॉर्निया ये लेयर होती है, खराब हो जाती है। एक स्कीम भी चला रखी है, 32nd नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चली थी, ठीक है। एक प्रोग्राम भी है जिसका नाम है विजन 2020 राइट टू साइट। आपने पढ़ा होगा, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लिव, ये सब। तो हमारे पास एक क्या है, तो हमारे पास एक राइट टू साइट भी, यानी कि हर इंसान का राइट है कि उसे दिखे, ठीक है। तो 2020 में एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया था, सिंपल सा पढ़ सकते हैं। डीप डिप्रेशन ओवर द बे ऑफ बंगाल लाइकली टू इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म। अभी साइक्लोन आने वाला है आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है। कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर 27+ होना चाहिए डिग्री, ठीक है। वहाँ पर क्या होना चाहिए, कोरियोलिसिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है।
और इसको नाम देने वाले कितने देश हैं? 13 देश हैं। कौन कौन से उनके नाम लिखे? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, ये नाम देते हैं। इस बार नाम देने की बारी किसकी? सऊदी अरबिया की। तो अगर ये आया, बन रहा है, बीच में क्या होती है? इसकी आंख होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, और इसकी आंख में कभी भी बारिश नहीं होती। आंख इसकी लगभग 25 से 30 किलोमीटर की होती है, और ये पूरा कितना होता है साइक्लोन? तो ये लगभग 500 किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, जैसे रेमाल आया था, ये सब आए थे। ठीक है, तो अभी क्या कहा गया कि ये जो आएगा तो इसका नाम देने की बारी किसकी है? सऊदी अरबिया की। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया जाएगा? तो इसका नाम फेंगल दिया जाएगा, अगर आता है तो। फॉर्मेशन हो रही है इसकी जस्ट। ठीक है, पहले से डिसाइड होता है, 13 ही देश नाम देते हैं, याद रखना। इसको जापान और चाइना में क्या कहते हैं? टाइफून। ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। इसको इंडिया वाले इस रीजन में क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। और इसको अमेरिकन को उसमें क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट में, तो इसको हरिकेन या टोरपेडो कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। 4 इसके सिग्नल होते हैं। ग्रीन मतलब कोई जरूरत नहीं है, बी अवेयर यानी कि येलो, प्रीपेड यानी ऑरेंज, रेड मतलब एक्शन लो, आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट, हाई कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स टू प्ली ऑन द राहुल सिटीजनशिप। अभी एक नया मैटर उछल के आ गया कि राहुल गांधी के पास इंडिया की सिटीजनशिप ही नहीं है। और हमारे देश का रूल क्या है? तो याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 5 से 11, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 2 है वो किससे डील करता है? वो डील करता है सिटीजनशिप से। ठीक है, और सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठा रखा है? तो याद रखना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रखा है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रखा है। और हमारे देश के अंदर कैसी सिटीजनशिप अलाउड है? तो याद रखना, सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है। एक टाइम पर एक ही देश की सिंगल सिटीजनशिप रख सकता हूँ, मल्टीपल नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, और सिटीजनशिप पाने के कितने तरीके हैं? तो याद रखना 5 तरीके हैं। या तो बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट यानी जन्म यहाँ हो, मम्मी पापा यहाँ के हो, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या बाय एक्वासिशन, एक्वायर्ड एरिया। ठीक है, जैसे लाहौर वो कलम कब जाते हैं तो लाहौर के सारे लोग भारत के हो जाएंगे। छोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो सरकार धक्के मार कर निकाल दे या तुम खुद छोड़ दो। ठीक है, तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि क्या राहुल के पास सिटीजनशिप है क्या भारत की? तो उसके बारे में डाटा माना गया है। ऐसा ब्लेम किया गया कि इनके पास क्या है? तो ब्रिटिश को क्या इनके पास सिटीजनशिप है। ठीक है, राहुल गांधी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप के ऊपर मुद्दा उठा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 2-4 बातें याद रखना। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।